हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कविता क्रमांक 3, 15 अगस्त। संपूर्ण स्वाध्याय और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो कंप्लीट किया गया है, बनाया गया है आपके लिए। कोई डाउट नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स मैंने क्लियर किया है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है कविता क्रमांक 15 अगस्त, गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका PDF भी शेयर कर दिया है, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई डाउट नहीं होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, 15 अगस्त, जिसके कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी। ठीक है बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है 15 अगस्त। जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है 15 अगस्त और इसके कवि हैं बच्चों गिरजा कुमार माथुर जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कवि परिचय जान लेंगे बच्चों, उसके बाद हम प्रमुख कृतियाँ जानेंगे, काव्य के प्रकार जानेंगे, काव्य परिचय जानेंगे, कविता रीड करूँगी, जो कठिन शब्द आएंगे मैं वो बताऊँगी, भावार्थ बताऊँगी। उसके बाद स्वाध्याय पूरा कंप्लीट किया जाएगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हमारे साथ करिए, फटाफट इस चैप्टर को, इस पोएम को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि के परिचय के बारे में जान लेते हैं बच्चों। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है बच्चों, कभी हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म 19 अगस्त को हुआ था, अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में और स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई थी। ठीक है बच्चों, कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी संभाला। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र संघ और न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी के पद पर भी उन्होंने काम किया है। ठीक है, आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण आपके भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई थी। ठीक है बच्चों, कभी हुई थी? 1994 में हुई थी। ठीक है, प्रमुख कृतियाँ जान लेते हैं बच्चों। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, सिला पंख चमकीले, जो बध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य संग्रह आदि। ये सारी चीज़ें इनकी कृतियाँ हैं, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे हम देख लेते हैं। काव्य के प्रकार इस तरह से हैं, ये भी देख लेते हैं बच्चों। तो यह गीत विधा है जिसमें एक मुखड़ा और 2-3 अंतरे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या है? यह एक गीत विधा है। ठीक है, इसमें एक मुखड़ा और 2-3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भाव, बोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कभी अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार शतक के कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर मांचवे, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, भाषण भरत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रमुख कवि हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। जो है अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर मांचवे और गिरजा कुमार माथुर हैं। और उसके बाद नेमी चंद्र जैन हैं, भरत भूषण अग्रवाल हैं और रामविलास वर्मा। ये सब महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है बच्चों, और काव्य परिचय जान लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश के चारों ओर झलक रहा है। 9
उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच न आने पाए, क्योंकि दुखों की कली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा तभी सही मायने में भारत आज़ाद होगा। ठीक है बच्चों, तभी सही मायने में क्या होगा, भारत को आज़ादी मिलेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतनी सारी चीज़ें आपको। तो हमने यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर जी के परिचय पढ़ा, उनकी कृतियाँ जानी, काव्य परिचय पढ़ा और काव्य के प्रकार को जाना। चलिए कविता रीड करती हूँ मैं, जो कठिन शब्द आएंगे उसे लिख लीजिएगा, भावार्थ भी मैं बता देती हूँ आपको। आज जीत की रात है, आज जीत की रात, पहुरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। पहुरुए शब्द आया यानी कि पहरेदार, पहुरुए यानी कि पहरेदार को कहा गया है। और अचल शब्द आया है बच्चों, अचल यानी कि यहाँ पर जलते हुए कहा गया है। ठीक है, जलते हुए कहा गया है। चलिए इन पंक्तियों के भावार्थ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है कहते हैं कि आज की रात जीत की रात है। आज की रात क्या है, जीत की रात है। वर्षों से हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वर्षों से, हजारों साल से हम किसके लिए संघर्ष कर रहे थे, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो आज की रात हमें मिली है। ठीक है, वो देश की जनता, सैनिकों तथा कर्णधारों से कहते हैं कि आज़ादी मिल तो गई है पर सावधानी रखने की ज़रूरत है। देश की सीमाएं खुली हुई हैं, इसलिए अचल दीपक की लौ के समान प्रज्वलित रह कर देश की आज़ादी की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें आज़ादी मिल तो गई है लेकिन हमारे जो सीमाएं हैं वो खुली हुई है, तो हमें देश की रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए और अचल दीपक कि लौ के समान प्रज्वलित रहना चाहिए, यानी कि देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं हम। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन में उठ आई है पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अबुद्धि महान रहना, पहुरिए सावधान रहना। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं बच्चों, जैसे कि जन मंथन, जन मंथन शब्द आया है। ठीक है, और अबुद्धि, अबुद्धि शब्द आया। अबुद्धि यानी कि यहाँ पर सागर या समुद्र को कहा गया है। ठीक है, सागर या समुद्र को कहा गया है। पहुरुए, पहुरिए शब्द आया है यानी कि पहरेदार को कहा गया है। चलिए इन कविताओं के भावार्थ हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं इनके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कवि कहते हैं कि काफ़ी सत्कर्मों और पुण्य कार्य करने के पश्चात हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली, हमें स्वर्ग रूपी क्या मिली है, स्वतंत्रता मिली है। ठीक है बच्चों, स्वर्ग रूपी क्या मिली है, स्वतंत्रता मिली है और मंजिल का छोर मिला है। इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर,
यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल तक पहुंचकर आज़ादी पा ली है, ठीक है, पर यह उसका आरंभिक काल है। पर उसका क्या है? आरंभिक काल है। रतन हिलोर यानी कि ये आरंभिक काल है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी आज़ादी देश की जनता के लंबे समय में किए जा रहे संघर्षों से प्राप्त पहला फल है। अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों ने एक दूसरे को बहुत दूरी है, समाज में बहुत दूरियां हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अबुद्धि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हमारी आज़ादी देश की जनता के लंबे समय में किए गए संघर्षों से प्राप्त फल है। अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों ने एक दूसरे से बहुत दूरियां बनाकर रखी हैं, अभी उन्हें संगठित करना बाकी है। दुख की पुरानी काली छाया अभी नहीं मिट पाई है। कभी देश के कर्णधारों से कहते हैं कि वह बदलते हुए युग के अनुसार सागर की तरह धीर और गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करना चाहते हैं। देश में युग में अनुरूप परिवर्तन लाएं। वह देश के रक्षकों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। देश के रक्षक जो है उन्हें क्या कहते हैं? वो सावधान रहने के लिए कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं हम। तो आगे की पंक्तियां इस तरह से, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं हैं, आज प्रभजन बनकर चलती युग वंदनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही हैं प्रतिमाएं, उठना है तूफान इंद्र तुम दीप्यमान रहना, पहुरुए सावधान रहना। चलिए देख लेते हैं इनके भी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कवि जो है कहते हैं कि देश में पहले तो असमानताएं व्याप्त थी, आज़ादी के बाद वो कड़ियाँ टूट चुकी हैं, अर्थात समाज में असमानता के कोई स्थान नहीं रह गया है। आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुल गए हैं। सदियों से लोगों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं जो थी संतुष्ट होने के लिए आतुर हैं। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं से बंधे हुए थे वो सीमाएं आज हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बनकर रह गई हैं। लोग उन सीमाओं को तोड़ देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित प्राचीन मान्यताएं टूट रही हैं। वो कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं को बदलने से समाज में कुछ वर्ग का विरोध हो चुका है। वो ऐसी हालत में देश के कर्मधारों से अपने विवेक से इस परिस्थिति को संभालने के लिए और सदा सावधान रहने के लिए कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं? सदा सावधान रहने के लिए कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे की पंक्तियां भी हम कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो आपके स्क्रीन पे आ गई हैं आगे की पंक्तियां भी। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, डगर यानी कि रास्ता है। शत्रु हट गए लेकिन उनकी छाओं का डर है। शोषण से मृत समाज कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जन गंगा में ज्वार लहर तुम प्रभावमान रहना, पहरुए सावधान रहना। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर कविता है। चलिए इसका भी देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने पर हमारी मशाल ऊंची हो गई है। हमारी मशाल क्या हो गई बच्चों? ऊंची हो गई है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है। आगे का रास्ता क्या हो गया है? बहुत कठिन है। हमें गुलाम बनने वाले अंग्रेज हैं, अर्थात हमारे शत्रु तो हम सब चले गए हैं, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश में शत्रुओं की कमी नहीं है। हमें उनका डर है। हमारा समाज शोषण के जंजर हो चुका है।
यानी कहीं ना कहीं शोषित हो रहा है हमारा समाज, उससे वजह से क्या हो रहा है, जंजर हो रहा है। और आर्थिक कमजोर भी हो चुका है, आर्थिक क्या हो गया, कमजोर भी हो चुका है हमारा समाज, कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, उनका जीवन समृद्ध हो जाएगा। कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद देश की जनता में नया जोश पैदा हुआ है। कभी कम नहीं होगा। वो कहते हैं कि देश में पहरेदार, तुम दुश्मनों से सदा सावधान रहना। हे पहरुए, तुम सावधान रहना। हे पहरेदार, तुम क्या करना, हमेशा सावधान रहना। धूप के दान काव्य संग्रह से लिया लेते हैं। तो पेज नंबर आप 11 ओपन कर लीजिए और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, स्क्रीन पर देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नए स्वर्ग का प्रथम चरण क्या है। चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। स्वर्ग वह स्थान है जहाँ बहुत सुख मिले और किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्वर्ग जो है वह स्थान है जहाँ पर सुख मिले और किसी प्रकार का कष्ट ना हो। हमें अभी अभी स्वतंत्रता मिली है। कभी इस स्वतंत्रता की स्वर्ग से तुलना करते हुए कहते हैं कि यह स्वतंत्रता का आरंभिक काल है। यह स्वतंत्रता का कौन सा काल है बच्चों, आरंभिक काल है। आरंभिक काल है। हमें इस स्वतंत्रता को स्वर्ग के समान बनाना है, जिससे सुख समृद्ध और लोगों में भाईचारा की भावना हो। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट का ही आ का हमारा 2 क्वेश्चन है, गुलामी विषम श्रृंखलाएं। तो यहाँ विषम श्रृंखलाओं का देख लेते हैं। इसका क्या, गुलामी के समय हमारा समाज अमीर गरीब, ऊंच नीच तथा जाति पाति की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। देश में असमानताएं व्याप्त थी। आज़ादी मिलने के बाद भी प्राचीन मान्यताएं अब टूट रही थी। ठीक है, कौन सी मान्यताएं बच्चों, प्राचीन मान्यताएं जो थी वो टूट रही थी। यानी कि अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, जाति पाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमारा जो समाज था, जाति पाति में, अमीर गरीब में, ऊंच नीच में जकड़ा हुआ था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश में असमानताएं थी और आज़ादी मिलने के बाद भी जो प्राचीन मान्यताएं थी ना, वो कहीं ना कहीं टूट रही थी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आंसर ये। चलिए आगे आंसर देख लेते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन आया है, युग बंदनी हवाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने लेकर आई हूँ स्क्रीन पर, युग बंदनी हवाएं। इसका भी आंसर हम समझ लेते हैं। गुलामी के समय देशवासियों पर तरह तरह की बंदिशें थी। ठीक है, गुलामी के समय क्या हुआ था बच्चों, तरह तरह की लोगों पर क्या थी, बंदिशें थी। आज की तरह उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। यानी कि जब उस टाइम ब्रिटिश का समय था, उस समय लोग स्वतंत्र नहीं थे, कोई फैसले नहीं ले पाते थे। आज के समय की तरह लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए उन्हें तरह तरह के अन्याय सहने के कारण बावजूद उनका विरोध करने का साहस नहीं रहता था। गुलामी के समय लोगों पर जो बंदिशें थीं, कवि ने उसी के बारे में यहाँ पर बताया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आ का क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। चलिए आगे के क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। अब आ तो कंप्लीट हो गए यहाँ पर, अब आ देख लेते हैं लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ का हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया है, फर्स्ट का आ गया है, समाज की वर्तमान स्थिति। समाज की वर्तमान स्थिति क्या थी, यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें लिखना है समाज की वर्तमान स्थिति क्या है। तो पहला हम देख लेते हैं, 2 हमें लिखना है। तो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको।
तो यहाँ पर एक आ गया है शोषित और दूसरा आ गया है मृत प्राय। ठीक है, यहाँ पर समाज की वर्तमान स्थिति क्या है, शोषित होना और मृत प्राय है। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आशय लिखिए। ठीक है, आशय लिखिए आपका है। तो यहाँ पर यहाँ और आ दिया गया है, वो भी हम कंप्लीट करते। तो ऊंची हुई मसाल हमारी डैश हमारा घर है। ठीक है, यहाँ पे हमें आशय लिखना है, ऊंची हुई मशाल हमारी हमारा घर, यानी कि हमें भावार्थ इसका लिखना है, अर्थ लिखना है। चलिए देख लेते हैं, इन पंक्तियों का अर्थ भी हम कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। ऊंची हुई मसाल हमारी हमारा घर है। तो कवि कहते हैं कि हमारे देश को प्रतंत्रता से मुक्त दिलाने वाले देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है, पर ये इसके साथ ही देशवासियों को संबोधित करते हुए यह भी कहते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई है, पर आगे का रास्ता अर्थात हमारा आने वाला समय कठिनाइयों से भरा हुआ है। शत्रु अर्थात हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज चले गए हैं, पर उनकी छाया के रूप में विद्यमान छम शत्रुओं की कमी यहाँ कमी नहीं है। हमें उनका डर है, हमें उनका डर है, इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारा समाज बुरी तरह से शोषण का शिकार हो रहा है, जिसकी हालत मरण शयन जैसी है। हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत विपन्न हो चुका है। यानी कि जो विदेशी लोग थे, यानी कि इंग्लैंड के जो लोग थे, वो गुलामी को छोड़कर चले गए, देश को चले गए हैं, लेकिन हमारा देश आज़ाद हो चुका है। अंग्रेज चले गए, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर शत्रुओं की कमी नहीं है। उनका डर कहीं ना कहीं, हमें शत्रुओं का डर बना रहता है, जिससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। समाज बुरी तरह से हमारा शोषण कर रहा है, शिकार हो चुका है, और ऐसे लग रहा है कि मरणासन का आसन हो गया है, मरणासन का समय हो गया। आर्थिक रूप से बहुत ही विपन्नता आ चुकी है। आर्थिक रूप से हम क्या हो गए, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं हम। क्या है, युग बंदिनी हवाएं टूट रही प्रतिमाएं। इसका भावार्थ हम देख लेते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति पर युगों युगों से बंदिशें लगाई गई हैं। सदियों से हम निर्धारित सीमाओं से बंधे हुए हैं। सदियों से देशवासियों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट करने के लिए वो आतुर है। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, ये सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बनकर रह गई हैं। उन्हें तोड़ देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित प्राचीन मान्यताएं अब टूट रही हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ये भी उत्तर कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे के उत्तर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आशय लिखिए। उसमें हम आ तो कंप्लीट कर लिया, और आ हम देख लेते हैं। ठीक है, युग बंदनी हवाएं टूट रही हैं प्रतिमाएं। इसका हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति पर युगों युगों से बंदिशें लगी हुई थी। ठीक है, क्या लगी हुई? तो युगों युगों से बंदिशें लगी हुई थी। ठीक है, सदियों से हम निर्धारित सीमाओं में बंधे हुए थे। सदियों से देशवासियों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के लिए आतुर थी। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं में बंधे थे, ये सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई। क्या बन गई बच्चों? प्रश्न चिन्ह बन गई हैं, जिन्हें तोड़ लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित प्राचीन मान्यताएं अब टूट रही हैं। ठीक है, क्या टूट रही हैं? प्राचीन मान्यताएं जो हैं वो टूट रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर
3 अभिव्यक्ति हम पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ने वाले हैं? अभिव्यक्ति क्वेश्चन नंबर 3 का आ देखेंगे। देश की रक्षा मेरा कर्तव्य है, इस पर अपना मत आपको लिखना है। क्या करना है हमें? देश की रक्षा मेरा कर्तव्य है, इस पर अपना मत लिखना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। जिस देश में हमारा जन्म हुआ है उस देश का अन्न और जल खाकर हम बड़े होते हैं बच्चों। उस देश से प्यार करना हमारा तो कर्तव्य है, रक्षा करना हमारा क्या है? परम कर्तव्य है। इसी भावना के कारण हमारे देश के अनेक वीरों और क्रांतिकारी ने अपने देश के हित और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए हैं। जो देश में हमें सम्मान के साथ जीने के लिए सुख सुविधा के साथ रहने का अधिकार देता है, उसकी हर तरह की हमें रक्षा करनी चाहिए। हमारे देश में तरह तरह की समस्याएं हैं। समाज विरोधी तत्व देश में अव्यवस्था फैलाने का कार्य कर रहे हैं। धर्म के नाम पर जगह जगह दंगा फसाद हो रहे हैं। आतंकवाद के सारा देश त्रस्त है। मोर्चा आंदोलनों में राष्ट्र की संपत्ति बर्बाद की जा रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन सब के प्रति हमारा भी है कि जब तक हो सके हमें अपने स्तर पर इन बुराइयों से निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों से देश प्रेम की भावना जगानी चाहिए और लोगों में प्रेम, देश प्रेम के कार्यों में सहयोग देने की अपील करनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, स्वच्छता, अभियान आदि है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि देश की रक्षा करना क्यों जरूरी है हमारे समाज के लिए? क्योंकि हम इस देश में पैदा हुए हैं, इसी का जल अन्न खाकर बड़े हुए हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है कि अपने देश के प्रति हम जागरूक रहें। भ्रष्टाचार जो हो रहा, आतंकवाद जो हो रहा हमारे समाज में, राष्ट्र की प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति जो है कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती है। जहाँ देखो वहाँ दंगा फसाद होता रहता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गए। कहीं ना कहीं हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमारा देश है, तो हमें अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, उसे हमें निभाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे के क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। सहयोग देने पर वृक्षारोपण अभियान के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा का काम करने आदि से ही देश की रक्षा होती। इन कार्यों में सहयोग देना हर देशवासी का कर्तव्य होता है। ठीक है बच्चों, हर देशवासी का क्या होता है? कर्तव्य होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का आ देख लेते हैं बच्चों। या देश के विकास में युवाओं का योगदान, इस विषय पर अपने विचार हमें लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर शेयर किया है मैंने इसका उत्तर। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। किसी भी देश के विकास का दामोदर उसकी युवा शक्ति पर आधारित होता है। वो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम शक्ति युवाओं के पास प्रचुर मात्रा में होती है। आज हमारे देश में प्रशिक्षित युवाओं की बहुयाता है। वो देश से ही नहीं विदेश में भी बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। किसी भी देश की प्रगति उनकी कृषि, उद्योग, सैन्य, परिवहन, शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, संचार व्यवस्था तथा अंतरिक्ष अनुसंधान आदि क्षेत्रों से होने वाले विकास पर निर्भर होती है। जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाएं आवश्यक होती हैं। इसमें से हर क्षेत्र में प्रशिक्षित युवा अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं। अतः किसी भी देश का विकास उस देश के युवाओं के बल पर ही संभव हो सकता है। जिस देश की युवा शक्ति जितनी प्रशिक्षित, संगठित, दलबंदी और द्वेष भावना से मुक्त होगी, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा बच्चों। ठीक है, वह देश क्या होगा? उतना अधिक क्या होगा? विकसित होगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए हम आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 4 आ गया बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर रसा स्वादन पढ़ेंगे हम। रसा स्वादन का क्वेश्चन आ गया है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाते हुए प्रस्तुत गीत का रसा स्वादन करिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन बच्चों? यहाँ पर है रसा स्वादन। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाते हुए आपको प्रस्तुत गीत का रसा स्वादन करना है। तो उत्तर देख लेते हैं। इसका भी उत्तर बहुत ही सुंदर है। प्रसिद्ध कवि गिरजा कुमार माथुर जी ने 15 अगस्त गीत में हमारे देश को आज़ादी दिलाने की खुशी और उसके बाद देश में सक्षम आने वाली समस्याओं का सामयिक चित्रण किया है। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी नियंत्रण या बंधन के देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छानुसार काम करने का अधिकार मिलना और सबको ऊंच नीच जाति पाति से रहित समानता का अर्थ समानता का दर्जा प्राप्त करना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने की आज़ादी मिलना तथा समाज का शोषण मुक्त होना। इसके साथ ही देश के लोगों को कर्तव्य होता है कि देश और देश की आज़ादी की रक्षा करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसका भी उत्तर मैंने कंप्लीट कर दिया है। चलिए आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर और भी उसका कुछ बाकी रह गया, वो भी देख लेते हैं। कभी देश को आज़ादी दिलाने में खुश हैं, पर उनके साथ ही वो देश के रखवालों और कर्मधारों के सावधान रहने के लिए कहते हैं। वो देश की आज़ादी पर आँच न आने दें, क्योंकि शत्रु ने हमें आज़ादी तो दे दी है, पर शत्रु की छाया अर्थात देश में छिपे हुए शत्रुओं से देश को डर है। इसी तरह कवि कहते हैं कि चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिली जरूर है, पर यह उसका आरंभिक समय है, प्रथम चरण है। नए स्वर्ग का हमें अभी कुछ करना शेष है, क्योंकि अभी नहीं मिट पाए सुख की विगत सांवली काली कोर छाया। स्वतंत्रता का अर्थ हमारे अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को समझना है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। अपने अधिकारों और कर्तव्यों की सीमा में रहकर हमें देश के हित को ध्यान में रखकर व्यवहार करना ही स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है। कविता में कवि ने स्थान स्थान पर अपने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अचल दीपक समान रहना पंक्ति में कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग कर पहरेदारों की दीपक की तरह अचल रहने का आह्वान किया है। इसी तरह शेष है पूरी होना जीवन में मुक्ता डोर पंक्ति से रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा जनगंगा में ज्वार पंक्ति में भी रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। गीत विधा में लिखित है इस कविता के परंपरागत भाव बोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं हम। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है। मार्क से धोके रखा ना, इतना बोलो खाली, धोके रखा ना, ये भी है दादा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान हम देख लेते हैं। जानकारी दीजिए। गिरजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मंजीर, नास और निर्णय, धूप के दान और शिला पंख चमकीले, जो बद नहीं सका साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह की रचनाएं हैं इनकी, गिरजा कुमार माथुर जी की। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आम आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर तार शतक के 2 कवि के नाम लिखना है। तो क्या है? अज्ञे हैं और भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। ठीक है,
तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लास्ट तक बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।